हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये आज लेक्चर 10 है। इससे पहले लेक्चर 9 तक अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं, पहले उसको देखिएगा तो ये लेक्चर समझ में आएगा। आइए हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो क्या ठोस, द्रव और गैस में अंतर? पहले ठोस लिखेंगे, फिर क्या लिखना है? द्रव लिखना है, फिर क्या लिखना है? गैस। तीनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है ना? तो ठोस में लिखो पहला पॉइंट। ठोस का पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका आकार एवं आयतन। इसका मतलब किसका? ठोस का, ठीक है ना? इसका आकार एवं, ये डेफिनेशन ही लिखा था ना, ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है? निश्चित होता है, ठीक है ना? हालांकि ठोस का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित। लेकिन द्रव का क्या होता है? द्रव का जो है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन क्या होता है? निश्चित। हल्ला मत करो। इसका आकार अनिश्चित, इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। इसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। जब डेफिनेशन ही लिखा है, द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है और आकार जो निश्चित नहीं होता, इसलिए आकार में लिखा है अनिश्चित। दूसरा ने पहला पॉइंट होगा, इसमें पहला पॉइंट देखेंगे। गैस में क्या था? इसमें देखो, गैस में आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक ना? कोई भी चीज निश्चित नहीं होता है। इसका आकार एवं आयतन, इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ठोस का क्या है? आकार आयतन दोनों निश्चित है। द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित है। गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित है। ये पहला अंतर, ठीक है ना? दूसरा अंतर है, यह पहला डिफरेंस। दूसरा लिखो, 3-4 डिफरेंस लिख लेते हैं। दूसरा अंतर लिखेंगे ना, इसे दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को जो दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसे दबाया नहीं जा सकता है। ठोस को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इसमें द्रव में लिखेंगे। इसे हल्का दबाया जा सकता है, इसे हल्का दबाया जा सकता है, इसे हल्का दबाया जा सकता है। इसमें लिखना है ना, इससे अधिक दबाया जा सकता है, इससे अधिक दबाया जा सकता है। तो ठोस को हल्ला मत करो, करे सो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हल्ला मत करो। तो ठोस को बिल्कुल नहीं दबा सकते हैं, द्रव को हल्का दबा सकते हैं, और गैस को काफी दबा सकते हैं। अगला लिखेंगे, इसका घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है? उच्च, मतलब काफी हाई होता है। इसका घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व काफी हाई होता है, काफी उच्च होता है। इसमें लिखना है ना, इसका घनत्व ठोस से कम होता है। द्रव का घनत्व जो ठोस से क्या होता है? कम होता है। इसका घनत्व ठोस से
कम होता है। द्रव का घनत्व जो है ठोस घनत्व क्या होता है, कम होता है, ठीक ना। लेकिन इसका घनत्व अति भिन्न मतलब बहुत कम होता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है। ठोस का घनत्व सबसे हाई होता है, द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक ना, माने बहुत ही ज्यादा कम होता है। एक और अंतर रहता है ना, ये बहते नहीं हैं। ठोस बहते हैं क्या, नहीं बहते नहीं, ये बहते नहीं हैं। द्रव बहता है ना, ये बहते हैं। ये बहते हैं, ठीक ना। और गैस भी क्या करते हैं, गैस भी बहते हैं ना, ये बहते हैं। गैस में क्या लिखना है, बहते हैं, ठीक ना। पानी भी बहता है द्रव, गैस भी बहता है। ये चार अंतर काफी है, नोट करो इसको। तो क्वेश्चन दिया है, गर्मियों में घड़े का जल, घड़ा यानी मटके का जल ठंडा होता है क्यों, ठीक ना। मटका का जल ठंडा क्यों होता है, आंसर लिखेंगे। घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, मटका में बहुत सारा क्या होता है, सूक्ष्म मतलब छोटे, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि हम जो ना अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए तुमको लेंस लगाना पड़ेगा, ठीक ना। क्या लगाना पड़ेगा, लेंस लगा के देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, ठीक ना। घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। हल्ला मत करो ना, पूरा पेज को हो देंगे हम, हल्ला मत करो। घड़े में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे पानी रिश्ते रहते हैं। जिनसे पानी रिश्ते रहते हैं, और घड़े के सतह से घड़े के सतह से वाष्पीकरण होता रहता है। समझे, ठीक ना। गर्मी के मौसम में जो है, गर्मी में जो है घड़ा का पानी ठंडा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है। घड़ा में जब बहुत ही छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, ठीक ना। और उस छिद्र से पानी क्या रिश्ते रहते हैं, पानी को सोखता रहता है, वो छिद्र क्या करता है, पानी को अपने अंदर सोखता रहता है, रिश्ता रहता है। और घड़े के सतह में पेंदी से वाष्पीकरण होता रहता है। क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, यानी पानी वाष्प बन के हवा में जाता रहता है, ठीक ना। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा सिम लिखेंगे। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा घड़े के पानी से प्राप्त होती है। घड़े के पानी से प्राप्त होती है। वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा चाहिए, ठीक ना, जो टेम्परेचर चाहिए, ठीक ना, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो घड़ा में जो पानी है उसी पानी से क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक ना। पानी ऊष्मा खो देता है, पानी अपना ऊष्मा क्या करता है, खो देता है। यानी कि पानी अपना ऊष्मा जो क्या करता है, खो देता है, अपना ऊष्मा जो ना दे देता है। पानी अपना ऊष्मा खो देता है।
वो मतलब कि पानी का उसमें क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है, ठीक ना। इसीलिए जो है, इसीलिए उसमें मतलब गर्मी, और जब मान लो पानी से गर्मी निकल गया तो उसमें बचा क्या, केवल ठंडी बचा, केवल क्या बचा, ठंडा बचा। पानी अपना उष्मा क्या, पानी उष्मा खो देता है, इसलिए ठंडा हो जाता है, इसलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। इसलिए घड़े का पानी ठंडा होता है। ठंडा होता है। फिर पानी में जो उष्मा जो गर्मी वो बाहर निकल जाता है, और पानी कैसा रहता है, ठंडा रहता है। नोट करो इसको। तो क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। देखो ऐसे समझो कि मतलब कप जो है ना, कप, एक कप चाय तुमको दिया, कप में मतलब एक कप चाय दिया, ठीक ना, वो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है और ठंडाने में काफ़ी समय लगता है। उसी का अपेक्षा यदि समझो कि उस एक कप चाय को हम प्लेट में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ना। अब प्लेट में देखो, दो चार बार तो फूकेगा चाय तो ठंडा जाता है ना, आसानी से पी लेते हैं। वही कहता है ऐसा क्यों, लेकिन कप में चाय जल्दी ठंडा नहीं होता है, लेकिन प्लेट में जल्दी ठंडा हो जाता है ना। ऐसा क्यों होता है, ठीक ना। जितना क्वेश्चन दिया सब क्वेश्चन एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है ना, जीवन से रिलेटेड है। देखेंगे यहाँ पे, कप की अपेक्षा प्लेट में, कप की अपेक्षा प्लेट में सूती, प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक ना, जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, और गर्म दूध या चाय शीघ्र ठंडा हो जाता है। ठंडा दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, समझो इसको क्या कर रहा है। कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय का सतह क्षेत्र पर बढ़ जाता है ना। कप का सतह मतलब पेंदा, सतह मतलब पेंदा है, पेंदी। कप का पेंदी इतना बड़ा है ना। यदि उसको प्लेट में कन्वर्ट करते हैं, प्लेट का पेंदा इतना बड़ा हो जाता है ना, तो क्या होता है, वही सतह क्षेत्रफल जगह, क्षेत्रफल मतलब कि जगह, तो प्लेट का जगह क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाती है। कप में वाष्पीकरण धीरे धीरे हो रहा था ना, हल्का चाय जो वाष्प बन के हवा में जा रहा था। जैसे प्लेट में कन्वर्ट किए, इसका क्षेत्र पर एरिया बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया ना। अब अधिक से अधिक चाय या दूध वाष्प बन के हवा में जाने लगा। वाष्प बन गर्मी, जितना भी गर्मी था उसमें चाय में, वो सब वाष्प बन के हवा में क्या हो गया, चला गया। और चाय क्या हो गया, ठंडा हो गया शीघ्र जल्दी ठंडा हो गया। और ठंडा दूध या चाय हम लोग आसानी से पी लेते हैं। नोट करो इसको। तो क्या दिया, गर्म करने पे ठोस द्रव में कन्वर्ट क्यों हो जाता है ना। जब ठोस को गर्म करते हैं वो क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है ना। मतलब बर्फ को गर्म किया द्रव बन गया, ऐसा क्यों बन तो जाता है, क्यों बन जाता है। लिखो, अब किसी ठोस को
किसी ठोस को गर्म करने से उष्मा ठोस के अणुओं को प्राप्त होती है। ठोस के अणुओं को प्राप्त होती है, जिससे अणु की गति बढ़ जाती है, जिससे अणु की गति बढ़ जाती है और अणुओं की बीच की दूरी बढ़ने लगती है। और अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। ना, बीच की दूरी बढ़ने से कणों के बीच, अलामत कीजिए, कणों के बीच लगने वाला बल घटने लगता है और ठोस फैलने लगता है। और ठोस फैलने लगता है, ठीक ना। देखिए इसमें एक समय ऐसा आता है कि ठोस गलनांक बिंदु पर आ जाता है। गलनांक बिंदु पर आ जाता है। तब ऐसी स्थिति में कणों के बीच लगने वाला बल उसे बांधकर नहीं रख सकता है, और ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन था गर्म करने पर जो है ठोस द्रव में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसको समझेंगे कि किसी भी ठोस को गर्म करने से क्या होता है, ठीक है। किसी भी ठोस को गर्म करने से
उष्मा ठोस के अणुओं को प्राप्त होती है। यानी उष्मा या गर्मी जो किसको मिलती है? अणु को। किसको मिलती है? अणु को। और जब अणु को उष्मा मिल जाती है, यानी कि जब अणु गर्म हो गया तो अणु की गति बढ़ जाती है। जो अणु पहले धीरे धीरे गति करता था, अब वो अणु कैसे करने लगा? पूरे फास्ट में बहुत तेज से गति करने लगा, ना। गति करने से क्या होता है? अणुओं के बीच की दूरी क्या होता है? दूरी भी बढ़ने लगता है। जैसे मान लो एक अणु यहाँ था, एक अणु यहाँ था, दोनों को उष्मा मिला, ये घसक के यहाँ आ गया, ये घसक के यहाँ आ गया, तो अणुओं के बीच का दूरी क्या हो गया? बढ़ने लगा। अणुओं के बीच का दूरी बढ़ने लगा। और जब बीच की दूरी बढ़ जाती है तो कणों के बीच जो बल लगता है वो बल क्या होता है? घटने लगता है। जब दोनों नजदीक था ना, दोनों एक दूसरे जकड़ के पकड़ के रखा था, बल पर हाथ लग रहा था, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, दोनों के बीच बल जो लग रहा है वो बल कमजोर हो गया। कैसा हो गया? कमजोर हो गया। और ठोस पर फैल जाता है। ठोस क्या हो जाता है? फैल जाता है, क्योंकि जो बल उसको मजबूती से पकड़ के रखा था वो बल तो घट गया। एक समय ऐसा आता है, ठीक ना, कि ठोस गलना के बिंदु पे पहुंच जाता है। यानी कि ठोस को पिघलने के लिए, ठोस को पिघलने के लिए जितना तापमान, जितना टेम्परेचर की जरूरत है, ठोस ठीक उसी पॉइंट पे आ जाता है, गलना के बिंदु पे आ जाता है, ठीक ना। इस कंडीशन में ठोस के कण के बीच जो बल लगता है, ठीक ना, अल्लाह मत करो, वो बल उसको बांध कर नहीं रख पाता है और ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, ठीक ना। इसी के साथ ये चैप्टर पर खत्म हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।